हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे और सॉरी वीडियो लेट आने के लिए। तो हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमिक एड्स और टूल्स। हमने पिछली बार सफिक्स ऑफ टैक्सोन तक कंप्लीट किया था, तो अब हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। इस पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं हर्बेरियम के बारे में। ठीक है, हर्बेरियम के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम जहाँ पर प्रिजर्व्ड करके प्लांट्स को शीट्स पर रखा जाता है, जिनको हम हर्बेरियम शीट्स कहते हैं, तो उसको हर्बेरियम कहा जाता है। तो हर्बेरियम क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ प्रेस्ड माउंटेड, प्रेस किया जाता है उनको हर्बेरियम शीट्स पर, ठीक है, और प्रिजर्व्ड प्लांट्स स्पेसिमेन ऑन हर्बेरियम शीट्स। ठीक है, यानी कि हर्बेरियम शीट्स पर जो प्लांट स्पेसिमेन होते हैं उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब इसमें जो है जो हर्बेरियम शीट्स होती हैं उनका साइज कितना होता है, तो लिख लो साइज ऑफ हर्बेरियम शीट्स आर 1.5 into 16.5 इंचेस। ठीक है, ये 11.5 इंटू 16.5 इंचेस का होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम्स में आ जाता है कि हर्बेरियम शीट्स जो होती हैं उसका साइज़ क्या होता है। तो 11.5 इंटू 16.5 इंचेस हो गया। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? क्योंकि कभी कभार ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में भी आ जाता है। तो 1 इंच इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब 2.5 सेंटीमीटर होता है 1 इंच, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो वहाँ पे ध्यान ना रहे तो मैं तो कैलकुलेट करके लिख देना, 2.41 सेंटीमीटर में होगा, या फिर 30 इंटू 45 सेंटीमीटर, सॉरी 29 इंटू 41 सेंटीमीटर और 30 इंटू 45 सेंटीमीटर में होएगा। हम हर्बेरियम में वर्क करते हैं, हर्बेरियम शीट्स पर। तो उसमें हर्बेरियम शीट्स में क्या क्या होना चाहिए? डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया था, तो ये होना चाहिए। सेकंड उसमें होना चाहिए इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम। ठीक है, जो भी चीज़ हम कलेक्ट कर रहे हैं उसकी तीनों नेम भी ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो पता चलेगा। फिर उसके बाद में उसकी फैमिली, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है। उसके बाद में होना चाहिए कलेक्टर का नेम, किसने कलेक्ट किया है। उसके बाद में होना चाहिए वो जो शीट्स हैं वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, 30 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग शूट्स, सॉरी शीट्स नहीं, शीट्स तो आपने अभी पढ़ी हैं 30 इंटू 45 सेंटीमीटर और 29 इंटू 41 सेंटीमीटर। शूट्स कितनी बड़ी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए। प्लांट के लिए होता है हर्बेरियम में। ठीक है, हर्बेरियम प्लांट स्पेसिमेन को रखता है सिर्फ।
और अगर लॉन्गर है तो लॉन्गर के केस में वो एन या फिर डब्लू के फॉर्म में बेंट होंगी। ठीक है, इन लॉन्गर, क्योंकि कभी कभार लॉन्गर शूट्स को भी लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो कितनी होनी चाहिए। अब यह तो हमने पढ़ लिया हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम से रिलेटेड एक और है जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है, उसको पहले स्टार बना लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि जो लार्जेस्ट हर्बेरियम है वो कहाँ पर है। तो वो जो लार्जेस्ट हर्बेरियम है वो लंदन में है, और उस हर्बेरियम का नाम है, लिख लीजिएगा, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, और इसको की गार्डन भी कहते हैं, क्यू गार्डन, क्यू गार्डन भी उसको कह देते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, क्यू में, लंदन के। ठीक है, अब हमने बात कर ली हर्बेरियम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट हमारा म्यूजियम, सॉरी, बॉटनिकल गार्डन। अब बॉटनिकल गार्डन्स में क्या है, बॉटनिकल गार्डन्स होते क्या हैं। बॉटनिकल गार्डन वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जो जगह होती है वहाँ पर न्यूमेरियस प्लांट ऑब्टेन्ड किए जाते हैं अलग अलग जगह से, और उनको की स्टडीज़ की जाती है। वो मतलब उनको प्रिजर्व करके नहीं रखा जाता, उनको लाइव रखा जाता है। ठीक है, तो लिख लो पहले, बॉटनिकल गार्डन इज़ एन इंस्टीट्यूशन located बॉटनिकल गार्डन कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो जहाँ पर एक जो पीस है लैंड का, जहाँ पर अलग तरीके के प्लांट्स को, मतलब अलग अलग जगह से लाए हुए प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और उनकी स्टडी की जाती है, उनको सूटेबल एनवायरनमेंट में यहाँ पर ग्रो करवाया जाता है और फिर उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस फॉर बॉटनिकल स्टडीज। ठीक है, अब बॉटनिकल गार्डन जो है, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये एग्जाम्स के पॉइंट हैं। तो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन जो है वो सिचुएटेड है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। भाई देखिए, जब यहाँ पे रॉयल बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स है तो भाई हर्बेरियम तो वहाँ पर आराम से बन सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन या फिर लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन में है, क्यू में, लंदन के। ठीक है, लंदन में। और ये कब फाउंड हुआ था, इन 1759। ठीक है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो था वो 1759 में फाउंडेड हुआ था। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं जो एशिया का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। एनीबॉडी नो? अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि एशियाज लार्जेस्ट
बॉटनिकल गार्डन जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? वो है इंडिया में हमारे, और उसको कहते हैं इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन उसको बोलते हैं, जो कि इस्टेब्लिश है हावड़ा कोलकाता में, यानी शिवपुर में। काफ़ी बार ये एग्जाम्स में आ चुका है कि एशियाज लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, तो वह है इंडियन बॉटनिकल गार्डन इन कोलकाता शिवपुर। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं इसके। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये कितने एकर्स में है। तो कभी कभार पूछ लेते हैं इसका एरिया कितना है, तो ये 273 एकर्स में है ये वाला गार्डन। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि जो मॉडर्न डे बॉटनिकल गार्डन था वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। तो चलिए लिखिए, द फर्स्ट मॉडर्न बॉटनिकल गार्डन, जो मतलब बिल्कुल मॉडर्न तरीके से हुआ था, वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। ये भी आ जाता है तो इसमें भी बना लीजिएगा। ठीक है, द फर्स्ट मॉडर्न बॉटनिकल गार्डन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इटली। इटली में इस्टेब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और इस इटली में भी कहाँ पर हुआ था? पिसा में हुआ था 1543 में, और एक और जगह है वो है पडुआ, जहाँ पर 1545 में हुआ था। ठीक है, तो हमने बात करी अब बॉटनिकल गार्डन के बारे में। अब हम बात करते हैं म्यूज़ियम के बारे में। म्यूज़ियम क्या होता है? जहाँ पर जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनकी नेचुरल हिस्ट्री को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, जिसमें आर्ट्स और एंटीक्स के फॉर्म में भी रखा जाता है म्यूज़ियम्स में। तो लिख लो, म्यूज़ियम क्या है? म्यूज़ियम इज़ अ प्लेस used for storing preservation एंड एग्जीबिशन। वहाँ पे एग्जीबिशंस भी होते हैं। म्यूज़ियम्स के बारे में तो अक्सर लोगों ने सुना ही होगा। ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। जिसमें एनिमल्स प्लांट्स दोनों ही होते हैं। ठीक है, और आर्ट्स भी होता है उसमें, और एंड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं एंटीक्स की। म्यूज़ियम्स में सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट म्यूज़ियम है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो लार्जेस्ट म्यूज़ियम जो है वो सिचुएटेड है वो कौन सा म्यूज़ियम है? म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल
हिस्ट्री पेरिस में है, ठीक है। इसमें 6 मिलियन स्पीशीज हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ पर सिचुएटेड है? पेरिस में, जिसको कहते हैं म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे 6 मिलियन स्पीशीज है। अब हमने अभी तक बात करी 3 के बारे में, हर्बेरियम, फिर उसके बाद में बॉटनिकल गार्डन, फिर म्यूजियम। अब हम लास्ट पढ़ते हैं जो कि है जूलॉजिकल पार्क्स। बॉटनिकल स्टडीज़ के लिए जूलॉजिकल पार्क्स बहुत भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में अब हम बात करते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क्स या फिर जूलॉजिकल गार्डन वो जगह है या फिर वो एरिया है, वो पार्क है जहाँ पर एनिमल्स को ओपनली रखा जाता है कि जिसके में नहीं रखा जाता, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क्स तो जैसे गिर नेशनल फॉरेस्ट हो गया, हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं। तो देखो पहले जूलॉजिकल और जूलॉजिकल गार्डन आर एंक्लोज्ड एरियाज, ठीक है। वो जगह या जहाँ वो वाला एरिया या उन पार्क को भी बोल दो, उस एरिया को जहाँ पर एनिमल्स को ओपनली रखा जाता है। where animals are kept in open enclosure instead of cages, ठीक है। उनको केज में बंद नहीं करने की बजाय उनको ओपनली रखा जाता है, ठीक है। वो कहलाते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में टोटल 200 जूज और जूलॉजिकल पार्क्स हैं, ठीक है। तो 200 जूज और जूलॉजिकल पार्क्स हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में आ जाता है और वो ये है कि हु इज़ नॉन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, हु इज़ नॉन एज ये क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में बताऊंगी जब आप डिटेल पढ़ोगे ना, अभी आगे ही, तो आपको इसका आंसर पता चलेगा। और जब तक आप लोग भी सोच के आंसर बताइएगा। हु इज़ नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। आंसर इसका बाद में आपको बताऊंगी। तो पहले हम इसके आगे का पढ़ते हैं। जब हम इसके आगे पढ़ेंगे तो हमें खुद समझ में आएगा कि हु इज़ नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ के बारे में। तो आगे ले लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ क्या कह रहा है कि सबसे पहले स्पीशीज़ को मैंने बताया था आपको कि स्पीशीज़ किसने प्रपोज की थी। तो जॉन रे सर ने प्रपोज किया था टर्म स्पीशीज़ को, ठीक है।
फिर एक साइंटिस्ट और थे, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, आप उनके बारे में पढ़िएगा। अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर नाम के एक साइंटिस्ट गए हैं जिनको कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तभी मैंने क्वेश्चन पूछा था इससे पीछे कि हु इज़ नॉन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, तो वो थे अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, अर्नेस्ट मेयर इज़ नॉन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो अब ये अर्नेस्ट मेयर जो थे, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने डिस्क्राइब किया था स्पीशीज़ को बायोलॉजिकल कंसेप्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो लिख लो, ही डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कंसेप्ट। बायोलॉजिकल कंसेप्ट के फॉर्म में इन्होंने डिस्क्राइब किया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट। इन्होंने क्या प्रपोज की थी? बायोलॉजिकल स्पीशीज इन्होंने प्रपोज की थी। ही प्रपोज्ड बायोलॉजिकल स्पीशीज। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज को प्रपोज किया था। तो अब अर्नेस्ट मेयर की जो बायोलॉजिकल स्पीशीज थी, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक हेडिंग डाल लो, अर्नेस्ट मेयर बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो अर्नेस्ट मेयर का जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट था स्पीशीज का, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है कि जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल द मेंबर्स दैट कैन इंटरब्रीड, जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस अच्छा, जो अर्नेस्ट मेयर थे, इनका सिर्फ फोकस इंटरब्रीडिंग वाले पर था। इन्होंने इंटरब्रीडिंग के अलावा जो फर्टाइल करते हैं उनका पर इनका फोकस नहीं था। तो इन्होंने कहा है जितने भी मेंबर्स हैं जो इंटरब्रीड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को, वो स्पीशीज हैं। ठीक है, इन्होंने वो बताया कि स्पीशीज सिर्फ वही है जो इंटरब्रीडिंग करते हैं, लेकिन इन एक्चुअल में ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म पर फोकस कर दिया जिन्होंने जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर फोकस नहीं किया। तो इसलिए इनका जो ये था स्पीशीज वाला है कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो था इनका, वो इनकम्प्लीट रह गया। तो ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट रह गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया सिर्फ जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज ही फोकस ओनली ऑन दोज organism
which reproduces sexually, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया उन्होंने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। उन्होंने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन ही नहीं किया। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल्स हैं जो शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल्स लिख दूँ जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, जिसके बारे में मेयर सर ने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं, एंड माइकोप्लाज्मा। इन्होंने इस पर फोकस ही नहीं किया। ठीक है, इनका फोकस सिर्फ एक पर था, वो था इंटरब्रीडिंग वाले एनिमल्स पर। अब इनके इसका दूसरा मेन कैरेक्टर क्या था? द मेन फीचर or character for determining the species वो क्या था? इंटरब्रीडिंग। अभी बताया ना, इज इंटरब्रीडिंग। वो सिर्फ और सिर्फ उनका इंटरब्रीडिंग था। ठीक है, मेन कैरेक्टर। उन्होंने डिटरमाइन किया इंटरब्रीडिंग को he determined interbreeding he determined ऑन द बेसिस ऑफ इंटरब्रीडिंग, मतलब इंटरब्रीडिंग के बेसिस पर उन्होंने डिटरमाइन किया था ना। तो ही डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरब्रीडिंग, यानी कि इंटरब्रीडिंग के बेसिस पर उन्होंने डिटरमाइंड किया था। लेकिन वो टैक्सोनॉमी नहीं है, बट इट इज़ नॉट अ टैक्सोनॉमी। इंटरब्रीडिंग जो है वो टैक्सोनॉमी नहीं है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी जो होती है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड होती है। ठीक है, जबकि उन्होंने इंटरब्रीडिंग के बेसिस पर डिटरमाइन किया था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, अब बायोलॉजिकल स्पीशीज जो हैं वो इंटरब्रीडिंग के बेसिस पर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया? ह्यूमंस का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज का जो बेसिस है वो है इंटरब्रीड। ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमन उसका एग्जाम्पल है।
और जबकि जो टैक्सोनॉमी है उसमें अगर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, ध्यान रखिएगा बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का जो बेसिस है वो इंटरब्रीड है, जबकि जो टैक्सोनॉमी स्पीशीज़ है उसका बेसिस है मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। यानी कि अगर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर सेम होंगे तो वो टैक्सोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम उसमें देख सकते हैं कैबेज का, जिसमें जो कैबेज है कॉलीफ्लावर है और नॉल है, जिस ब्रासिका ओपेरेशिया वाला जो मैंने आपको पहले बताया था उसमें जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स है वो सेम है, लेकिन वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, तो वो पार्ट है टैक्सोनॉमी का। ठीक है, तो यहाँ पे एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज हो सकती है सेम करेक्टर के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर की वजह से, लेकिन जो 3 बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती। ये वाली जो थी कॉलीफ्लावर, कैबेज और नॉल जो थी ये भाई मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पर ये टैक्सोनॉमी का पार्ट है, लेकिन ये असल में इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो बस इनका नेक्स्ट मेरे का यही था। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ फुल फॉर्म्स की बात करते हैं हम। तो फुल फॉर्म्स में क्या क्या आएगा, पहले हम ICBN की बात करते हैं। ठीक है, ICBN का मतलब की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल, ये सारी फुल फॉर्म्स ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती हैं, सबसे ज़्यादा तो ICBN ही पूछी जाती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ और फॉर में बहुत मिस्टेक हो जाती हैं, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, फिर कुछ फुल फॉर्म्स बता रही हूँ मैं आपको जो आपके ध्यान में रहेंगी। फिर बाद में आएगा ICZN जो कि है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, सॉरी फ्रेंड्स वो मैंने मिस्टेक से गार्डन लिख दिया है, इन एक्चुअल ये एन है, तो एन का मतलब आएगा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, गार्डन नहीं आएगा, नॉमेनक्लेचर आएगा। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ICNB की। ध्यान रखिएगा ICBN अलग है, ICNB अलग है, ध्यान रखिएगा दोनों का। इसमें क्या है, इंटरनेशनल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, आप लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, लिखिएगा पहले नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। क्या है, ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। उसके बाद में हम बात करते हैं ICVN, भी कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ICBN अलग है, ICZN अलग है, ICNB अलग है, ICVN अलग है। ये क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। इसके बाद में आया ICNCP, ये क्या कह रहा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, फिर उसके बाद में आया ICBACN, BACS और N। ठीक है, ये क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ
बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्या है ये? बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICBACN। फिर उसके बाद में एक और आया है IARI। ये क्या है? इंटरनेशनल, लिख लीजिए, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये क्या है? ये हम न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली के प्यूसा में सिचुएटेड है ये। और ये एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है। इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था उसमें इसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और जो MS स्वामीनाथन थे वो भी इसी से ही बिलोंग करते थे। इस वाली IARI से ही MS स्वामीनाथन बिलोंग करते थे, जो कि एक इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन में थे। ठीक है, तो योग्य क्वेश्चन आ जाता है MS स्वामीनाथन के बारे में या इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। अब हमारा बस लास्ट टॉपिक रह गया है, कुछ बस थोड़े से टाइम का है, जो है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी कितने टाइप्स की हैं? 5 टाइप की टैक्सोनॉमी है। एक है अल्फा टैक्सोनॉमी, दूसरी है बीटा टैक्सोनॉमी, तीसरी है ओमेगा टैक्सोनॉमी, चौथी है साइटो टैक्सोनॉमी, और जो 5वीं है वो है कीमो टैक्सोनॉमी। ठीक है, जो अल्फा टैक्सोनॉमी है वो किस पर बेस्ड है? अल्फा टैक्सोनॉमी के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले अल्फा टैक्सोनॉमी, जो हमारी अल्फा टैक्सोनॉमी है ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो अल्फा टैक्सोनॉमी है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर है। फिर हमने उसके बाद में बात करी बीटा टैक्सोनॉमी, वो किस पर बेस्ड है? बीटा टैक्सोनॉमी जो कि बेस्ड है मॉर्फोलॉजी प्लस इंटरनल कैरेक्टर्स जैसे कि एनाटॉमी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया और साइटोलॉजी हो गया, उस पर बेसिस है ये। तो लिख लो इंटरनल कैरेक्टर्स भी हैं साथ में। क्या क्या है? एनाटॉमी, फिर एम्ब्रियोलॉजी, और लास्ट जो बताया था वो था साइटोलॉजी, साइटोलॉजिकल, हाँ सही, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेसिस है ये। फिर हमने बात करी, उसके बाद में हमें पता चला ओमेगा के बारे में। तो ओमेगा के बारे में क्या है? ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या कह रही है कि इसमें जितने भी डेटा या इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल होती है प्लांट्स के बारे में। ठीक है, वाइड प्लस स्कोप, वाइड स्कोप है इसका। ऑल द इंफॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल about
प्लांट्स। ठीक है, इसमें प्लांट्स के बारे में जितना भी डेटा इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में। तो कीमोटैक्सोनॉमी क्या कह रही है कि इसमें जितने भी केमिकल नेचर है, केमिकल नेचर का जो ऑर्डर है, फ्रेगरेंस है, जो कि वेरी करती है स्पीशीज से स्पीशीज पर। वो आती है, न्यूक्लिक एसिड आता है इसमें, इसमें आता है फैटी एसिड, एमिनो एसिड आता है इसमें, हाँ एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं, टैनिन आता है, पॉलीसैकेराइड आता है। वो सब पार्ट है कीमोटैक्सोनॉमी का। और अब हमारी लास्ट एक बची है, वो है साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, और उसके बाद में मैं कल आपको कुछ जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस आएंगे आ जाते हैं उनमें से बताऊंगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कल की क्लास में मिस मत करिएगा। और बस ये आज का लास्ट टॉपिक है। तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, जिसमें साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है और फिर सॉल्व किया जाता है टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, उसको साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो लिख लो, यूज़ ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स in classification and solving the taxonomic problem is known as साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? इट इंक्लूड्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं या पॉलीपॉइड होते हैं। वो सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और इसमें मॉर्फोलॉजी भी क्रोमोसोम की इंक्लूड की जाती है, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी क्या क्या, यानी कि लेंथ ऑफ क्रोमेटिड, शेप ऑफ क्रोमोसोम, ये इसमें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो साइटोटैक्सोनॉमी होता क्या है आपको पता चल गया है। तो आज हमने टैक्सोनॉमी के 8 पढ़े थे, फिर हमने कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ पढ़ा और उसके बाद में हमने पढ़े टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। और कल हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।